हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले हैं हम क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे। तो देखते हैं। तो क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो किसी भी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल किसी भी कक्षक की आकृति, आकार, अभिविन्यास और स्पिन, किसी भी कक्षक की आकृति, आकार, अभिविन्यास और स्पिन को प्रदर्शित करने के लिए चार मूलभूत संख्याओं का यूज करते हैं। हम उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं, या फिर हम इंग्लिश में बोले तो टू डिफाइन शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड स्पिन for any orbital we use four fundamental numbers terms as quantum numbers। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी में, क्योंकि अगर दोनों ही लैंग्वेज में लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आकार, आकृति, चक्रण, चक्रण को प्रदर्शित किसी भी कक्षक के आकार, आकृति, अभिविन्यास और चक्रण को प्रदर्शित करने के लिए चार मूलभूत संख्याओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं हम क्वांटम संख्याओं के टाइप्स। तो ये कितने टाइप की होती हैं वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट तो सबसे पहले जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या आती है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो देखते हैं, फर्स्ट है प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। इसकी बात करते हैं, इसे एन से, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय एन, स्मॉल एन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो सेकेंड पॉइंट होगा वो ये कि यह जो है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह कक्षा के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, मतलब समझाती हूँ। एग्जाम्पल तो क्या पर बनाकर ही बताती हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी और चौथी कक्षा, जैसे जैसे हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो देखेंगे कि इनकी एनर्जी कितनी है। पहले तो ये देखते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिट, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी है इनको हम कक्षा बोलते हैं। कक्षा मतलब ऑर्बिट बोला जाता है, जो कि ऑर्बिट या फिर इसको शेल भी बोल सकते हैं हम। तो शेल, के शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे नाम दिया जाता है। ये भी लिख देती हूँ, के, एल, एम, एन और जी शेल। तो ऐसे ऐसे ये जो है इनको बोलते हैं शेल। तो जैसे पहली कक्षा के लिए, या कक्षा भी बोला जा सकता है इसको, ऑर्बिट, कक्षा, शेल। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो पहली कक्षा के लिए एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड की देखते हैं तो इसकी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस वाले की देखती हैं तो इसकी होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में रहेगी ये। और यहाँ पर देखते हैं तो इसकी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं कि एनर्जी जो है वो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थी -13.6, फिर उसके बाद में और ज़्यादा बढ़ी, फिर उसके बाद में और। तो देखते हैं कि एनर्जी जैसे जैसे हम बाहरी कक्षाओं में जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से अगर बाहर जाएगा वो, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बाहर से वो अंदर आता है। बाहर से अगर अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आएगा तो वो एमिट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो एनर्जी, जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को प्रदर्शित करती है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर गया, एनर्जी मतलब फर्स्ट वाली से सेकंड में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद सेकंड वाली से थर्ड वाली में जाएगा तो उसको और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इसमें आएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी मतलब शेल बढ़ते जाते हैं, जैसे कि n बराबर 1, 2, 3, 4। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या, यह कक्षा के एनर्जी को प्रदर्शित, एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर लिखती हूं मैं, कक्षा के ऊर्जा स्तर को इसमें थोड़ा सा नीचे ही लिखना था मेरे को, क्योंकि सही नहीं दिखेगा। इसको नीचे ही लिखती हूँ, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि सही से दिखे। सेकेंड, यह कक्षा के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। तो इट डिफाइन
the energy level of orbit. एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट, इट डिफाइंस द एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट। तो यह कक्षा के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। तो ऊर्जा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। पहली कक्षा के लिए एनर्जी देखा कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फिर उसके बाद थोड़ी बढ़ी, फिर उसके बाद बढ़ी, ऐसे करते करते जो जैसे जैसे हम अंदर से बाहर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, और जो एनर्जी है वो बताती है ऑर्बिट की एनर्जी है, वो मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो है कोणीय संवेग को ऑर्बिट के या कक्षा के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती हैं। यह कक्षा के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती हैं। कक्षा के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग को देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको इट डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। तो यह कक्षा के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला याद आ रहा हो तो mvr बराबर होता है nh/2 तो उसका यूज करके हम एंगुलर मोमेंट को निकालेंगे। तो यहाँ पर mvr nh/2 इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मूले का। इसको थोड़ा सा इधर लिखती हूँ क्योंकि नजर शायद आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो इसको लिखना पड़ेगा। फिर mvr, ये इसका फॉर्मूला होता है nh/2। तो जैसे कि हमको कोई भी 5D 3D 4D किसी भी कक्षा के लिए एंगुलर मोमेंट ऑर्बिट, किसी भी जैसे कि 3D ऑर्बिट के लिए निकालना है एंगुलर मोमेंट, 4D के लिए 4D ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंगुलर मोमेंट निकालेंगे। तो कोणीय संवेग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 5D कक्षा के लिए, 5D ऑर्बिट के लिए हम निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंट, है ना। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, h/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 2.5 h/पाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एंगुलर मोमेंट निकालते हैं हम। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। अगर एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालने के लिए बोल दिया जाए हमको कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी ऑर्बिट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंट निकालिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि पहली कक्षा है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ से जो ये दूसरी है, दूसरी से तीसरी में जाएगा, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है तो सेकंड से थर्ड में जाएगा। तो हम उसको एक बढ़ाकर लेंगे सेकंड से, जैसे कि सेकंड है तो उसको थर्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट है। तो सेकंड एक्साइटेड, अगर एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें एंगुलर मोमेंट का मान, मतलब कोणीय संवेग का मान निकालने के लिए बोला जाए, तो कोणीय संवेग निकालने के लिए बोला जाए तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंट, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक बढ़ाकर लेंगे, सेकेंड है तो इसको थर्ड लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3h/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे कि 1.5 h/पाई, इसको ये लिखेंगे। तो अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें। तो कितने हो गए थे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4 हो गए ये, शायद जितना भी हो देख लेना आप। तो शायद तो मेरे हिसाब से 4 ही होगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे कोई भी
सन जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, जो कि एक वृत्ताकार पथ में नहीं करती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती है। तो जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉइंट को, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है, यह नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य औसत दूरी बताती है। औसत दूरी, नाभिक या नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य औसत दूरी को बताती है। तो इट डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन। यह नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को बताती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है तो उनके बीच की दूरी तो बताएगी। इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताती है। यह नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को बताती है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, जो बोर मॉडल था, बोर के द्वारा क्या बताया गया था कि जैसे कि कोई भी नाभिक है और नाभिक के जो बाहर शेल है, कक्षा है, उनमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो था, ये सिद्धांत गलत साबित हुआ और इसमें एक और वैज्ञानिक आया, ये बोर ने बताया था। और जो सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने बताया कि जैसे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो वो जो परिक्रमा करती हैं वो वृत्ताकार पथ में नहीं करती हैं, वो एलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करती हैं, मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये यहाँ से देखते हैं, तो ये एक इसकी रेडियस देखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगी r1, और ये देखते हैं तो r2 यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो जैसे कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती हैं, तो जैसे कि कोई भी, जैसे कि गर्मी है या सर्दी है, तो कोई भी एक सीजन जो पूरे साल भर नहीं रहता है, अलग अलग आते हैं। जैसे कि सर्दी, गर्मी, जैसे बरसात, सारे आते हैं। तो वो इसी कारण से चेंज होते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग, इनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ से यहाँ की कम है और यहाँ से यहाँ ज्यादा है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जो नाभिक के बाहर जो शेल है उनमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो ये जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ये नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, औसत मतलब एवरेज दूरी को, डिस्टेंस को बताती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आर नेट निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगी r1 प्लस r2/2। तो ये औसत दूरी को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये औसत दूरी को बताती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को, यह नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को बताती है। यहाँ पर देखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमा नहीं करते, सर्कुलर पाथ में परिक्रमा नहीं करते हैं, वो जो है एक एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर शेल में। ये जो शेल है कोश कक्षाएं में चक्कर लगाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं
किसी भी कोश में उपकोशों की संख्या बताती है। कोश में उपकोशों की संख्या बताती है। तो यहाँ पर किसी भी कोश में उपकोशों की संख्या को बताती है। नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट। तो यह ऑर्बिट या किसी कोश या कक्षा में उपकोशों की, कक्षा लिख देती हूँ ताकि दोनों में सही रहे, किसी कक्षा में उपकोशों की संख्या को बताती है। तो नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट, तो देखते हैं इसको, ये होता है एन स्क्वायर के बराबर। जैसे कि देखते हैं हम एग्जाम्पल को लेकर, तो यहाँ पर देखें तो एन स्क्वायर जो होगा, जैसे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 और n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं जो n की वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर उसके बाद में सेकेंड का देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 का हो जाएगा 9, और भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझाती हूँ मैं। तो इधर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो सबशेल है वो होगा 1 ही होगा, तो 1 में आ जाएगा 1s हो जाएगा। फिर सेकेंड वाली के लिए n 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड वाली के लिए, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं 1s होगा, फिर उसके सबशेल 1s होगा। फिर यहाँ पर सेकेंड वाली के लिए देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो उसमें आ जाएगा 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, 2p, और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 होते हैं और इसमें 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4। इसमें भी बताती हूँ, एस के लिए सिर्फ 1 होता है, फिर इसमें एस में 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसमें 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद एन एन की वैल्यू है 3, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो इसमें आ जाएगा 3s, 3p आ जाएगा और 3d आ जाएगा। डी में 5 होंगे, 5 सबशेल होंगे, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये 3d हो जाएगा। तो इसे जो है इससे उपकोशों की संख्या बताती है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखा हमने तो 1 है, यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 हुए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 9, तो 1 और ये हो जाएंगे 4 और ये 5, ये 4 और ये 5 हो जाएंगे, तो 9 होंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि n स्क्वायर करते हैं तो हमें सबशेल पता चलता है कि जो मतलब कक्षा में कितने उपकोश हैं, कक्षा के अंदर कितने उपकोश हैं, उनकी संख्या निकालने के लिए हम n स्क्वायर का यूज करके निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं हम कि किसी भी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n स्क्वायर से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि इन सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो उसके लिए 2n स्क्वायर करते हैं हम, जो n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इसके लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कौन सी कक्षा के लिए, सेकेंड सबशेल है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड सबशेल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या शेल है उसके अंदर सबशेल है, शेल के अंदर सबशेल है, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड जो शेल है उसके लिए कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो 2 जो एस में 2 आएंगे और इसके बाद में 6 इसमें आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8। अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, 8, तो यही हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम जो तीसरी वाली कक्षा है, तीसरी वाली कक्षा के लिए निकालते हैं तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ठीक उसी प्रकार हम और सारी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं 2n² का यूज करके। और अगर हमें सबशेल निकालने हैं तो n² करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सबशेल के अंदर, तो उसके लिए 2n² करेंगे। तो अब देखते हैं हम और चीजें, जैसे कि इसको क्लीन करके देखते हैं। नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए n-1 कर लेते हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर। तो n की संख्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, नोड्स किसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, जैसे कि ऑर्बिटल रहता है। तो ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और नोड्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो n-1 कर लेते हैं, जैसे कि 2p 3d 4f और एक और 6p ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इनमें निकालते हैं नोट्स। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 2, तो 2-1 कर लेंगे, 3-1 कर लेंगे, 4-1 कर लेंगे, 6-1 कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ऐसे हम नोट्स को निकाल सकते हैं n-1 करके। जो ये संख्या है, इसको जो आगे जो संख्या है इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और ये n है, तो इसमें से 2 में से माइनस किया 1 आ गया, फिर उसके बाद में 3, ये से करके हम नोट्स को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो उसमें देखते हैं n और शेल देखते हैं, सबशेल, इसको सबशेल, शेल, सबशेल, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो 2n² से निकालते हैं और यहाँ पर n² से निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम इनको निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर n जो है, n की वैल्यू देखते हैं हम और शेल देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 देख रहे हैं शेल। तो K शेल, L शेल, M शेल, तो K L M N और G। अब सबशेल की बात करते हैं, तो n² कर देते हैं, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका 16 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। अब देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम 2n² करेंगे। तो यहाँ पर है वैल्यू इसकी, तो इसमें 2 हो जाएंगे, उसके बाद में इसके हो जाएंगे 8, फिर उसके बाद 18, फिर 32 और 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है हमने निकाला है 2n² से। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 1 है तो हमने देखा कि 1s आएगा यहाँ पर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अप डायरेक्शन में आएगा, एक डाउन डायरेक्शन में आएगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसमें देखते हैं ये क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होता है आपस में, इसलिए इनको अलग अलग डायरेक्शन में रखा जाता है। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले के लिए हम +½ लेते हैं और माइनस वाले के लिए हम -½ लेते हैं, ऐसे रहते हैं। तो उसके बाद में जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या कोई भी, जैसे यहाँ पर है तो इसको हम मुख्य क्वांटम संख्या, ये जो नंबर है इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। n पहली की कक्षा के लिए 1 आएगा, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 4, ऐसे करके जो कक्षाएं हैं उनको n से प्रदर्शित, यहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या के लिए यूज किया है। और ऐसे जो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब नीचे वाली कक्षा में आ रहा है, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, बाहर उत्सर्जित करेगा और नीचे आएगा नीचे वाली कक्षा में। अगर जो एनर्जी को, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा से बाहर जा रहा है, जैसे कि नाभिक के पास वाली कक्षा है उससे बाहर जाएगा, तो मतलब दूर जाएगा, तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और दूर जाएगा, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम
और एक और पॉइंट इसमें बताना है मुख्य क्वांटम संख्या में, वो ये है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षा के जो साइज है, आकार है, उसको बताती है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या जो है यह कक्षा कक्षा के आकार को प्रदर्शित करती हैं, ये कक्षा के आकार को प्रदर्शित करती हैं। इट डिफाइंस द ऑफ ऑर्बिट।